देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 9 मई को क्या होने जा रहा है, आज हम इसकी एक एक बात आपको बताने वाले हैं। पुतिन क्या कहने वाले हैं, पुतिन को लेकर सबसे ज्यादा डर किसको लग रहा है, 9 मई को पुतिन कौन से कमांडो अवतार में आएंगे सामने, देखिए इस रिपोर्ट में। मॉस्को में रात के 10 बजे हैं। बहुत खामोशी है और फिर रेड स्क्वायर पर मिलिट्री बूट्स की धमक गूंजने लगी। सैनिकों का पहला दस्ता गुजरा, रूस की फौज का दूसरा दस्ता भी आया। इसके बाद बारी आई तीसरे दस्ते की। रूस के इन जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। रूस के इन फौजियों के कई साथी इस वक्त यूक्रेन में लड़ रहे हैं। इनकी रेजिमेंट की कई यूनिट इस वक्त डॉनबास में तैनात है। और फिर आए रूस की स्पेशल फोर्स के जवान। पुतिन की तैयारी बहुत बड़ी है। ये विक्ट्री डे परेड से पहले का जलवा है जो पुतिन ने अब रात में दिखाया है। यूक्रेन में युद्ध के बीच पूरी दुनिया उस तारीख का इंतजार कर रही है जब पुतिन पर पूरी दुनिया की नजर होगी। 9 मई को सुबह 9 बजे मॉस्को के रेड स्क्वायर पर दुनिया को बचाने या दुनिया को तबाह करने वाला फैसला होगा, ऐसा पुतिन के दुश्मन मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिन की बजाय रात में रिहर्सल करने का मतलब क्या है। 10 बजे रात के अंधेरे में परेड की रिहर्सल से पुतिन क्या मैसेज देना चाहते हैं? आखिर 9 मई को क्या होने वाला है? पुतिन क्या ऐलान करने वाले हैं? क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान ज़ेलेंस्की को होगा? क्या पुतिन यूक्रेन के टुकड़े करने का ऐलान कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन युद्ध में सीज फायर का ऐलान कर देंगे? या फिर कुछ ऐसा होगा बाइडेन को पछताना पड़ेगा? मॉस्को में चल क्या रहा है? मॉस्को में क्या फैसले लिए जा रहे हैं? मॉस्को के इस तेज रफ्तार वाले एक्शन से अमेरिका और नेटो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मॉस्को में पुतिन ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसमें 9 मई से पहले उनके दुश्मनों को बहुत बड़ा खतरा नजर आने लगा है। देखिए कि रेड स्क्वायर पर पुतिन ने रात वाली परेड में क्या क्या दिखाया। यह है T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिसे रूस की फौज की नई बख्तरबंद सवारी कहा जा रहा है। ये BMP फाइटिंग व्हीकल का आधुनिक वर्जन है। और ये है T-72B3 टैंक, जो T-72 का ही आधुनिक वर्जन है। भारत के पास भी ऐसे करीब 2500 टैंक हैं। इसे भी रूस यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। 152 मिलीमीटर के इसके गोलों से यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये है टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे रूस ने यूक्रेन के बहुत से ड्रोन मार गिराए हैं। छोटी दूरी के एयर टारगेट्स के लिए ये बहुत खतरनाक हथियार है। और ये है रूस की टोपोल M मिसाइल। 11,000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल की चर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी मिसाइल को बार बार दिखाकर पुतिन ने नेटो के दिलो दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन पैदा कर दी है। विक्ट्री डे परेड में 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परेड कितनी विशाल होने वाली है। 9 मई को दिन में निकलने वाली इस परेड की रिहर्सल रात में की गई है। जगमग जगमग रेड स्क्वायर के बीचों बीच रूस के सबसे खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन बहुत खास होने जा रहा है। लेकिन 9 मई की तारीख को लेकर पुतिन के दुश्मन बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। सबसे ज्यादा टेंशन है ज़ेलेंस्की को।
जेलेंस्की को लग रहा है कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन के 2 और टुकड़े करने का ऐलान कर देंगे। Вже стала такою ж жорстокою, як і та війна, перемогу якій всі ми згадуємо щороку у травні. Я пригадую, як звертався до вас і до Фолькетингу. दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टेंशन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। उन्हें लग रहा है कि पुतिन 9 मई को एक नए युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं। When a leader rules by fear, and when he rigs his elections, and when he jails his critics, and he refuses to have a free media, and he listens just to sycophants, and when there's no limits on his power, that is when he makes catastrophic mistakes. तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टेंशन है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। उन्हें लग रहा है कि पुतिन को यहां नहीं रोका तो उनका अगला टारगेट नेटो देश होंगे। यही वजह है कि जो बाइडेन अलबामा में उस मिसाइल की फैक्ट्री में पहुंचे जिसने पुतिन के टैंकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की जेवलिन इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड में है और बाइडेन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। You do. Nice to meet you, Mr. President. I basically came to say thanks, but what are you going to show me here? So this is the missile assembly area, sir. So I just wanted to show just a little bit about what we do here. So we have the seeker, the warhead, and the rocket motor that these folks that you're looking at all assemble and put together. That's the missile assembly, what we call the missile assembly. And that's a complete ready missile assembly, the Javelin missile. That's the same Javelin missile that's been overseas for 20 years, proven combat, over 5,000 fires. अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की भारी भरकम मदद की है और इसमें बड़ा हिस्सा जेवलिन की शक्ल में ही यूक्रेन को सप्लाई किया गया है। जेवलिन अब एक ऐसा हथियार बन चुका है जिससे लैस होना किसी भी सेना का ख्वाब हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस मिसाइल ने यूक्रेन में रशियन टैंक्स को तबाह किया है उसका कोई मुकाबला देखने को नहीं मिलता। I've seen these suckers in the field. They're something else. Yes, sir. So we're at the missile load station where we integrate the missile into the launcher. But instead of me going through every step of the way, we kind of like to show you. Okay, I'd like to. Yeah. So it's fully integrated into the launcher. This plus a couple steps is our final assembly that we deliver to our warfighters. जेवलिन एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी एक बार दागो और भूल जाओ। ये मिसाइल टैंक की टरेट यानी उस हिस्से पर ऊपर से वार करती है जो टैंक का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है। टॉप एंगल शॉट से रूस ही नहीं किसी भी टैंक के लिए बचने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 7,000 जेवलिन मिसाइल सप्लाई की है। ये बहुत बड़ी तादाद है। इनमें से 5,500 जेवलिन को फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन पहुंचाया गया। शुरू से इनके टारगेट पर रूस के टैंक रहे हैं। What's the total weight? 15 kilograms, 35 pounds. Yeah. यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल है उन्होंने रूस की बख्तर वाली ताकत को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया है। चाहे T-72 हो, T-80 या फिर T-90, ये एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर बख्तरबंद गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये तीनों टैंक और BMP जैसी कई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर भागी। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस के टैंक एंटी टैंक हथियारों के आगे फेल साबित हुए हैं। अमेरिका इसी कामयाबी को जारी रखना चाहता है क्योंकि यूक्रेन में अगर रूस का खून बहेगा तो इसका सीधा सीधा फायदा अमेरिका को ही होगा। First, I would say the way that President Putin defined winning a war that he started from the beginning was taking over Ukraine
enveloping Ukraine into Russia, taking away their territorial integrity and their sovereignty. Clearly, that has not been successful. You know, he expected and was planning to be marching through the streets of Kyiv victorious next Monday. Clearly, that is not what is going to happen. He wanted this to be a moment to divide NATO, to divide the West. Clearly, that is not what is happening. अब यूक्रेन में हुई जंग ने अमेरिका की मिसाइल जेवलिन की किस्मत भी बदल डाली है। अमेरिका को जल्द इस मिसाइल के दुनिया भर में ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के जरिए यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइल यूक्रेन पहुंचाई है, जबकि ऐसी 2000 और मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। यूक्रेन में जेवलिन का स्ट्राइकिंग रेट 90% से ज्यादा है। शुरुआती दिनों में ही जब यूक्रेन ने 300 जेवलिन फायर की तो इसने 280 रूसी टैंक या बाकी बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस नुकसान से ना घबराकर पुतिन ने अपनी परेड का जलवा बरकरार रखा है और रात में भी परेड निकालकर बता दिया है कि यूक्रेन के नए टारगेट अब अंधेरे में भी बहुत ताकत के साथ उड़ाए जाएंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने नाइट ऑपरेशंस के कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिसमें रूस के अटैकिंग हेलीकॉप्टर केमो 52 की सॉर्टीज दिखाई गई हैं। ये लगातार डॉनबास के इलाकों में यूक्रेन की पोजीशन पर हमला कर रहे हैं। रात में इनके हमले ज्यादा होते हैं। रूस का दावा है कि ऐसे ही हमलों में यूक्रेन की 32 कमांड पोस्ट, 5 हथियार डिपो और यूक्रेन के तोपखाने की 51 पोजीशन पूरी तरह तबाह कर दी गई। Оперативно-тактической армейской авиации воздушно-космических сил России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены 2 пункта управления вооруженных сил Украины, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также 2 пусковые установки и 1 транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса .У. इसका मतलब है कि पुतिन की फौज रात में हमले भी कर रही है और रात में परेड भी कर रही है। पुतिन सब कुछ रात में ही कर रहे हैं। ऐसे में 9 मई की सुबह वो क्या करने वाले हैं, ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। पुतिन 9 मई को 11,000 सैनिकों की सलामी लेंगे और यूक्रेन पर कुछ न कुछ तो जरूर कहेंगे। उनके एक एक शब्द को बहुत गौर से सुना जाएगा। पूरी दुनिया में इसके अलग अलग मतलब भी निकाले जाएंगे।